नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। भक्ति काल में सगुण काव्यधारा में तुलसीदास जो प्रमुख कवि हैं उनकी सामाजिक चेतना, जिसमें वर्ण व्यवस्था कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को माना है, नारी विषयक भावना क्या है, तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में किस प्रकार की नारियों का वर्णन किया है, तुलसी की काव्य में कलयुग अवधारणा कि किस प्रकार तुलसीदास जी के काव्य में कलयुग का वर्णन किया गया है, राम राज्य की अवधारणा, वो क्या चाहते थे कि हमारे समाज में राम राज्य स्थापित हो, तुलसी की समन्वय चेतना कि तुलसीदास जी की समन्वय चेतना क्या है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना में हम देखते हैं सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो एक महान काव्य लिखा है, उसके माध्यम से कवि ने किस प्रकार वर्णों का वर्णन किया है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी हमारे समाज में, वर्ण व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तुलसीदास जी ने इन सभी का वर्णन किया है। तुलसीदास जी जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभाव में वे गिनते हैं कि कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे समाज में जो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है उसका वो समर्थन करते हैं। अब जब वो कहते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था टूटती है, समाज में ये विघटन होता है, तब कलयुग का वर्णन किया है उन्होंने। उनका दृष्टिकोण था कि कहीं कहीं शूद्रों के प्रति वे कट्टर दिखाई दिए हैं। तो वो कथन है उनका, पूजा विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जी के मन में संशय के बीच रहे और यही कारण था कि उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की आलोचना की है। भक्ति के स्तर पर तो तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारते हैं। वे कहते हैं कि शबरी को भामिनी कहना, संबूक वध का प्रसंग छेड़ना, निषाद राज केवट के प्रति राम का जो स्नेह है वो इसके प्रमाण है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है उसमें भगवान राम का जो वर्णन किया है उन्होंने कि जब भगवान राम ने किसी व्यक्ति को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं माना है तो फिर हम क्यों इस व्यवस्था को माने। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी जी कहते हैं कि नहीं जाति, उन्होंने जाति व्यवस्था पर चोट की है। इस संस्कार व भक्ति का जो द्वंद्व है इसे कहा जा सकता है। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार नहीं था। वो कहते हैं कि संस्कारों में अंतर हो सकता है, जब पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती हैं तो व्यक्ति के परिवार के संस्कार अलग हो सकते हैं, परंतु जब इंसान की कोई भक्ति होती है, भावना होती है, उनमें भेद नहीं है, वो सभी के समान स्तर के हैं। नारी विषयक भावना कि तुलसीदास जी नारी के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते थे, उन्होंने अपने साहित्य में नारियों का क्या स्थान दिया है। तुलसीदास जी नई विषय दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कहीं सामंती नजरों से। सामान्यतः नए संबंध में नकारात्मक युक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्र से आती हैं। तुलसीदास जी नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से न कर सके, किंतु नारी की विवशता को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ भी ये समझा जा सकता है कि राम काव्य परंपरा के कवियों ने नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस का अगर अवलोकन हम करते हैं तो स्पष्टतः हो जाता है कि तुलसीदास ने अपनी अधिकतर नारी पात्रों को आदर्श और उज्जवल चरित्र वाला ही बनाया है कि नारी, उनके जो साहित्य में नारियों को स्थान है वो आदर्श नारी का है, उज्जवल नारी का है। माता सीता, पार्वती, अनसुईया, सबरी, यहाँ तक कि रावण की जो पत्नी मंदोदरी हैं, वो आदि जो पात्र हैं सभी एकदम सांचों में ढले हुए हैं। उनके पात्र आदर्श, पुंज और गुण संपन्न हैं।
पुत्री सीता और पार्वती, पत्नी सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी, ये सभी पत्नियां हैं, माता हैं कौशल्या और सुमित्रा आदि विविध नए रूपों में एकदम बंदनी, ये सभी बन गए हैं नारी रूपों में, नारी हो गए यहाँ पर। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि तुलसी की नारी मानवीय आदर्शों की एक महती संस्था है, कि तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में जिन नारियों को प्रस्तुत किया है, जो नारी पात्र हैं, वो सभी आदर्श नारी हैं। उनकी एक संस्था उन्होंने चलाई है आदर्श नारियों की, जो धर्म पथ पर कर्तव्य पालन करती हुई मानव जीवन को सुखद बनाती हैं। तुलसीदास जी की नारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्धिदात्री ग्रह देवी हैं वे। तुलसी जी ने नारी जाति के लिए बहुत अंतर्भाव प्रकट किए हैं। पार्वती, अनसुईया, कौशल्या, सीता, ग्राम वधु यानी गांव की जो अन्य वधुएं हैं आदि सभी को चरित्र रेखा है उनकी पवित्र और धर्म पूर्ण विचारों से वह निर्मित की है। आदर्श नारी है, जो उनके साहित्य को पढ़ता है उसमें नारी के पात्रों को, अभिनय को देखता है तो आदर्श स्थापित करते हुए नजर आते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। वह तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, कवितावली लिखी है, उस रचना में भारतीय समाज, हमारे भारतवर्ष के जो आदर्श समाज हैं उनके परिवारों को प्रस्तुत करते हैं आदर्श रूप में। कि अगर हम किसी साहित्य को कोई पढ़ता है, लिखता है तो आदर्श रूप प्रस्तुत होना चाहिए, इससे समाज में नई दिशा मिले, सभी को ज्ञान प्राप्त हो। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर वह बल देते हैं कि संयुक्त परिवार किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, सभी एक साथ मिलजुल कर रहें, उस पर वह बल देते हैं। भक्ति काल में तुलसीदास एकमात्र रचनाकार हैं जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया है। धर्म के संबंध में तुलसी जी का जो दृष्टिकोण है वो लोकोन्मुख है। ज्ञान, कर्म, भक्ति के मार्ग में से वह सबसे अधिक जो बल देते हैं वो भक्ति के मार्ग पर बल देते हैं। तुलसीदास के काव्य में कलयुग यानी कली काल की अवधारणा, तुलसीदास जी के साहित्य में कलयुग का वर्णन किसमें किया गया है और क्या कलयुग के क्या प्रभाव हैं, तो वो दिखाते हैं। कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ है तथा राम राज्य उनका सपना रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय राम का राज्य था उस समय हमारे समाज की, देश की, जनता की क्या दशा थी, क्या दिशा थी, वही कलयुग में होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तुलसीदास जी कलयुग के संबंध में विचार केवल जो पौराणिक मान्यताओं का अनुवाद नहीं है, जिस कलयुग को पाप का युग माना गया है, तुलसीदास जी की मूल्य मान्यता रही है, यही है। वे कहते हैं कि कलयुग के रूप में अपने समाज की विसंगतियों का भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित किया है। तुलसी के कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं, पहला है रामचरितमानस में और दूसरा उन्होंने दिया है अपनी रचना कवितावली में। रामचरितमानस में कलयुग की जो मूल समस्या है वो समस्या है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म हो गया, धाम हो गया, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। परिवार व राज सत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही हैं। जो व्यक्ति है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं समझता, वर्णाश्रम व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो रहा है। कवितावली रचना में उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी जो समस्याएं हैं उन सभी का कलयुग के वो प्रधान लक्षण बताए हैं कि कलयुग में गरीबी अधिक है, बेरोजगारी अधिक है और व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता। राम राज्य की अवधारणा, तुलसीदास जी अपने समाज में अपने साहित्य के माध्यम से वो चाहते हैं कि दोबारा से राम राज्य आए, राम राज्य का वर्णन वो करना चाहते हैं। कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न था राम राज्य है। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी उसकी चर्चा सुराज रूप में हुई है। तुलसीदास की राम राज्य के प्रमुख लक्षण हैं, बताते हैं कि जिससे भूखमरी का अंत, चारों ओर समृद्धि। जिस तरह राम राज्य था वहाँ क्या था, कोई समाज में, राज्य में उस समय कोई भूखा नहीं रहता था, सभी के पास
सभी सर्व संपन्न थे, धन सभी के पास था, सबके पास अन्न वस्त्र धन की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर समृद्धि हो, सभी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त हो। त्रिताप यानी दैहिक दैहिक जैविक भौतिक, दैहिक जैविक और भौतिक होगा। भौतिक ताप से मुक्ति, सभी सदाचारी व धर्मप्राण हो। वर्ण आश्रम धर्म का पालन किया जाए। पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम, यानी ये नहीं कि गृहस्थ के नियम सिर्फ नारियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो वो कहते हैं कि सभी पुरुष और नारियों के लिए गृहस्थिक नियम, गृहस्थ यानी गृहस्थ परिवार के नियम सभी के लिए हों। राजा प्रजा की आदर्श संबंध, राजा और प्रजा के जो संबंध हैं वो आदर्श संबंध हों। राजा की समस्याओं को प्रजा समझे, उसका पालन करे, और जो प्रजा है उसकी जो समस्याएं हैं उनको राजा को वो अवगत हो उनसे, उनका निवारण भी करें। सभी लोग उदार व परोपकारी आदि हों। तो ये सभी अवधारणा थी वो तुलसीदास जी राम राज्य की अवधारणा में चाहते थे। तुलसीदास की समन्वय चेतना। कई बार प्रश्न आते हैं कि तुलसीदास जी की समन्वय चेतना थी, उसमें क्या था, किस प्रकार तुलसीदास जी चाहते थे कि हमारे समाज में समन्वय हो, राम राज्य स्थापित हो। तुलसीदास जी मध्यकाल के सामंती परिवेश में विद्यमान थे। उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत थीं। तुलसीदास जी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया है। तुलसी के काव्य में भक्ति व ज्ञान, निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है इसमें, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है इसका एक कारण यह था कि समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अधिकारी हो, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। सामने उन्हीं को लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान हो। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, वैराग्य और गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्ति चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित का समन्वय, रामचरितमानस के आदि और अंत को छोड़ देने पर जाने वाली कोटियां को मिलने का प्रयास है। इस महान समन्वय का जो आधार है उन्होंने रामचरितमानस को चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो ही नहीं सकता था। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है रामचरितमानस के विषय में। तो आज के सत्र में हमने तुलसीदास की सामाजिक चेतना का अध्ययन किया, नारी विषयक धारणा। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।